चलिए, तो आज हमारा जो टॉपिक है ये है कॉन्सेप्ट ऑफ फूड, डाइट और न्यूट्रिशंस। तो जो फूड की कॉन्सेप्ट है उसके बारे में पढ़ना है कि किस तरह का फूड होना चाहिए। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं दो तरह का फूड लिया गया है। एक तो लिया गया है परफेक्ट डाइट और एक लिया गया है बैलेंस डाइट। दो शब्द यहाँ यूज किए हैं, ठीक है। तो जो बैलेंस डाइट है उसके बारे में तो हम सभी जानते हैं, समझते हैं और बहुत बार ये यूज करते हैं। तो बैलेंस डाइट का मतलब क्या होता है कि वो डाइट जिसमें जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे एक बैलेंस रेशो में, एक पर्टिकुलर रेशो में उस प्लेट में हो। ये हो गया बैलेंस डाइट। लेकिन जब वहीं पर हम आते हैं परफेक्ट डाइट, तो परफेक्ट डाइट का मतलब हो जाता है कि डाइट बैलेंस तो हो लेकिन वो उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन के अकॉर्डिंग भी सूट कर रही है। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। बैलेंस डाइट का मतलब हो गया कि डाइट में जितने भी हमको पोषक तत्व चाहिए हैं, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो सही रेशो में, सही अनुपात में वहां पर हों। लेकिन जब हम परफेक्ट डाइट की बात करते हैं तो वो हम इंडिविजुअल बॉडी के लिए करते हैं कि किसी इंडिविजुअल को क्या चीजों की, कितने न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता है, उसके अकॉर्डिंग वो डाइट है कि नहीं है। तो ये दोनों चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट हम आते हैं। अब डाइट मतलब होता है कोई भी फूड। फूड का क्या काम होता है? फूड को हम दो तीन चीजों के लिए हमारा जो कंज्यूम करते हैं, हम उसमें से दो तीन चीजें होती है। एक तो टेस्ट के लिए करते हैं, दूसरा हमें एक भूख वाली जो इमोशन होता है, फीलिंग होती है, उसको फुलफिल करने के लिए करते हैं कि जब भी हम बहुत अपने आप को हंग्री फील करते हैं तो उस इमोशन को हमें हटाने के लिए या फुलफिल करने के लिए बहुत जरूरी होता है कि हम कुछ ना कुछ फूड का इंटेक लें। और तीसरा ये होता है टेस्ट। कुछ टेस्ट हमको बहुत पसंद होते हैं, तो आप देखिएगा जो टेस्ट आपको बहुत पसंद होते हैं वो कितना भी आपका पेट भरा हो लेकिन आप एक बाइट का तो स्कोप बना ही लेते हैं। तो ये तीन चीजें डिपेंड करती हैं कि जो हम खाने के लिए आवश्यकता होती है। अब ये जो खाना होता है, तो जो वेजिटेरियन होते हैं, दो तरह का मेनली होता है, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन। तो जो वेजिटेरियन होता है वो प्लांट बेस होता है। उसमें ज्यादातर जो पूरे फूड होते हैं वो किस पर होते हैं? प्लांट पर बेस होते हैं। वहीं पर जो नॉन वेजिटेरियन होता है वहां पर प्लांट के साथ साथ कुछ जानवर या कुछ मीट, एग, ऐसी चीजें भी उसमें एड ऑन रहती हैं। अब ये जो खाना है ये क्यों लेना है? तो इसका मेन काम होता है कि ये हमारे जितने भी बॉडी में सेल्स हैं उनके लाइफ को मेंटेन करके रखता है, उन्हें एनर्जी देता है, उनको रिपेयर करता है, उनको हील अप करता है। तो ये जितने भी ये काम है, ये सारे काम किसके द्वारा होते हैं? जो खाना हम लेते हैं। नेक्स्ट, अब इसके की एस्पेक्ट क्या है फूड के? तो सबसे पहला तो यह है कि इससे हमको, जो भी हम फूड लेते हैं, हर फूड से किसी ना किसी तरह का न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी हमको मिलती है। हो सकता है वो पॉसिबल कि उसमें एनर्जी कम हो जैसे, या ज्यादा हो जैसे कार्ब्स लेंगे तो एनर्जी अधिक मिलेगी, कोई दूसरा न्यूट्रिशंस लेंगे तो कम मिलेगी, बट उसमें कुछ ना कुछ मात्रा एनर्जी की हमेशा रहती है। और ये एनर्जी हमारे जितनी भी लाइफ की एक्टिविटी है सबके लिए जरूरी है। इमेजिन कीजिए यदि थोड़ी देर को भी हमारे पास एनर्जी नहीं है तो हम कुछ भी काम करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। तो जो हम सारे दिन चलते फिरते हैं या हम एक्सरसाइज करते हैं या हम जो भी काम करते हैं, मतलब बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का मूवमेंट किस पे डिपेंड है? उसके अंदर जो एनर्जी जनरेट हो रही है उस पे डिपेंड है। तो ये न्यूट्रिशंस जो है वो एनर्जी देते हैं और उस एनर्जी का यूज हम अपनी डेली रूटीन में, डेली लाइफ में करते हैं। फिर इसके बाद सेकंड होता है कंपोजिशन। तो ये
बहुत सारे जो खाना होता है ये बहुत सारे तत्वों से मिलके बना होता है, जिसमें बहुत सारी तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ऐसा नहीं होता कि अगर हमने कोई एक फूड लिया तो उसमें कोई एक हमको न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है। उसमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दोनों कई तरह के हो सकते हैं। उनका रेशो डिफरेंट हो सकता है कि जैसे अगर हमने एक टाइप का खाना लिया तो सपोज उसमें प्रोटीन बहुत अधिक है तो कार्ब्स कम है, या सेकंड कोई लिया तो उसमें कार्ब्स हाई रेट है बट प्रोटीन कम है, या फैट अधिक है। तो ये कॉम्बिनेशन डिफरेंट हो सकता है, लेकिन सभी खानों में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दोनों ही लगभग प्रेजेंट होते हैं। फिर थर्ड इसका क्या है, इसेंशियल फॉर लाइफ। ये तो हमने फर्स्ट में ही देखा कि हमारे जितने भी काम हैं, जितने भी हमारे बॉडी के मूवमेंट्स हैं, वो सारी चीजें किस पे डिपेंड होती हैं, एनर्जी पर। और एनर्जी हमको खाने से मिलती है, तो इसीलिए जीवन के लिए ये एक बहुत आवश्यक चीज है। अब मेंटल भी देखें आप, यदि आप बहुत थक जाते हैं, कोई ऐसे पल को याद करें जब आप बहुत थक गए थे, तो देखें उसमें आपके सोचने की क्षमता, आपके डिसीजन लेने की क्षमता वो भी कम हो जाती है, वो भी उतनी नहीं रह जाती है। तो ये जो एनर्जी है ये फिजिकल के लिए तो ही है, लेकिन एज वेल एज ए मेंटल लेवल को भी प्रॉपर उसकी एक्टिविटी को रखने के लिए कंपलसरी है। और फिर बियॉन्ड सब्सटेंस, तो जीवित रहने के साथ साथ ये जो भोजन है, फूड है, ये कल्चर को भी कैरी करता है। अब देखिए इंडिया में जितने भी डिफरेंट टाइप के कल्चर हैं, सबका फूड भी डिफरेंट है। वो भले ही एक ही रीजन में रह रहे हो, जैसे सपोज यहाँ एक सिटी में मान लीजिए 1 लाख लोग ले रहे हैं, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, और उसमें अलग अलग है, कोई बंगाली है, कोई मराठी है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है। तो वो एक ही एरिया में रह रहे हैं और सारा कुछ होने के बाद भी आप देखिए उनका जो फूड कल्चर है वो डिफरेंट होता है, फूड का टाइप उनका डिफरेंट होता है, डिशेस अलग अलग होती हैं। तो ये फूड जो है ये कल्चर को भी कैरी करता है। अब इसमें जैसे अभी हमने पढ़ा था कि वेजिटेरियन, जिसको वेगन डाइट्स भी कहते हैं, जिसमें ये पूरी तरह से प्लांट बेस्ड होती है, इसमें मीट, डेयरी प्रोडक्ट, एग, फिश, ये सारी चीजें नहीं रहती है। फिर वेजिटेरियन डाइट, वेजिटेरियन डाइट में मीट, एग्स नहीं रहते हैं, लेकिन इसमें जो लैक्टोज होता है, डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, वो शामिल होता है। बहुत सारी जगह ऐसा भी बोला गया है कि इसमें एग्स भी शामिल होते हैं। फिर ये बहुत सारे की डाइट है, पेस्केटेरियन, इसमें फिश होती है लेकिन मीट शामिल नहीं होता, इनको हम थोड़ा अभी डिटेल में पढ़ेंगे। फिर फ्लेक्सिटेरियन जो होता है, इसमें वेजिटेरियन जो शाकाहारी भोजन होता है उसके साथ साथ मीट और फिश भी शामिल होते हैं। ग्लूटेन फ्री, तो जो ग्लूटेन फ्री डाइट होती है, तो इसमें वो खाद्य पदार्थ शामिल नहीं होते हैं जिनमें ग्लूटेन पाया जाता है, जैसे एग्जाम्पल गेहूं। ठीक है, तो इनको ग्लूटेन फ्री डाइट हम कहते हैं। अब अ, खाने का दूसरा डिवाइडेशन किस आधार पर होता है, टाइमिंग और उनके ईटिंग पैटर्न पर। तो ये जो डाइट होती हैं जो टाइमिंग और ईटिंग पैटर्न पर होती है, तो इंटरमीडिएट फास्टिंग और फास्टिंग, ये दो तरह की डाइट किस पे डिपेंड करती है, टाइम पर। अब इनका गोल क्या होता है, सबसे पहला तो यही हो गया कि हेल्दी रहना। फिर कुछ डाइट्स ऐसी होती हैं जो पर्टिकुलर डिजीज में काम आती हैं, जैसे डैश डाइट जो होती है, ये हाई बीपी को रोकने के लिए और मेटाबॉलिज्म से को मेंटेन करती है, जिससे हाई बीपी कम हो जाता है। तो ये डाइट किसको दी जाएगी, जो हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं। और इसमें क्या क्या रहेगा, इसमें फल, सब्जी, लो फैट वाले डेयरी प्रोडक्ट, ये सारी चीजें इसमें रहती हैं। फिर मेडिटेरियन डाइट, तो ये डाइट जो होती है ये प्लांट बेस्ड होती है और इसमें हेल्दी फैट को लिया जाता है, कम फैट वाले प्रोटीन बेस्ड जो मटेरियल होते हैं फूड,
उनको लिया जाता है। और ये जो डाइट होती है किन के लिए प्लान होती है, जिनको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। फिर है डायबिटिक डाइट, तो इसमें भी डायबिटिक डाइट में कम फैट वाला आहार लिया जाता है और इसमें जो सुक्रोज, फ्रक्टोज, शुगर, ग्लूकोज होता है उसे भी अवॉइड किया जाता है। फिर है लो सोडियम डाइट, तो जो लो सोडियम डाइट होती है इसमें सॉल्ट बेस होती है कि ये सॉल्ट इसमें कम से कम रखा जाता है। ये हाइपर टेंशन वालों को, मतलब हाई बीपी वालों को, और जो किडनी के पेशेंट्स होते हैं, रीनल डिजीज वालों को ये जो है ज्यादातर ये सब्सक्राइब की जाती है। फिर एक कार्डिक डाइट है जो पर्टिकुलर कम फैट और कम सॉल्ट वाली होती है, कम शुगर भी होती है, और इसमें वाइट जितनी भी चीजें होती हैं जैसे मैदा है, शुगर है, इन चीजों को कंट्रोल में रखा जाता है जिससे हार्ट रिस्क फैक्टर कम हो जाता है। इसके अलावा रॉ फूड डाइट कई बार ऐसी चीजों को सजेस्ट करते हैं कि जो विदाउट कुक किए हम लेते हैं, जैसे सैलेड फॉर्म में जो हम लेते हैं, तो बिना प्रोसेस्ड और विदाउट कुक फूड को इसमें रखा जाता है इस डाइट में। और होल 30 डाइट, तो इसका जो ये डाइट है इसका जो डिजाइन किस तरह है कि 30 डेज तक शुगर, अल्कोहल, कुछ तरह के पर्टिकुलर अनाज और बीन्स का जो सेवन वो बंद करना। तो ये ज्यादातर किनको दी जाती है, जिनको अंदर से कहीं से इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम होती है, बॉडी में जिनका कहीं इन्फ्लेमेशन होता है उसे कंट्रोल करने के लिए इस तरह की डाइट दी जाती है। ओवरऑल हम देखें तो डाइट के टाइप्स कितने हो गए, कीटो डाइट, पैलियो डाइट, वेजिटेरियन डाइट, वीगन डाइट, मेडिटेरियन डाइट, रॉ डाइट, लो कार्ब डाइट, नो शुगर डाइट। तो ये इस तरह से ये मेन ये टाइप है। इसके बाद तो फिर बहुत सारे, हर डिजीज के लिए अपना एक प्लान डाइट हो सकता है। जैसे अभी हमने हार्ट के लिए पढ़ा या हाइपरटेंशन वालों के लिए पढ़ा, तो ऐसे ही हर डिजीज का अपना एक डाइट प्लान हो सकता है। एक डाइट जो बहुत फेमस होती है वो है कीटोजेनिक डाइट। तो ये जो टाइप्स ऑफ फूड हैं इसको अगर हम देखें तो ये बहुत सारे ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है और डिपेंड करता है कि आप किस लक्ष्य को रखकर वो फूड डिजाइन कर रहे हैं। जैसे वेट लॉस करना, या मान लीजिए हार्ट प्रॉब्लम है, या फिर डायबिटीज है, या हाइपरटेंशन है, तो वो किस डिजीज के लिए आप प्लान कर रहे हैं उस हिसाब से ये जो डाइट है ये डिजाइन की जाती है। और जैसे अगर वेट लॉस के लिए हम कर रहे हैं तो वेट लॉस के लिए कम कार्ब वाली कीटोजेनिक या इंटरमीडिएट ये वाले डाइट लिए जाते हैं, और वो पूरी तरह से प्लांट बेस्ड होते हैं, मतलब वेजिटेरियन होते हैं। हार्ट के लिए तो अभी हमने पढ़ा था कि मेडिटेरियन डाइट्स या डैश डाइट हम लेते हैं। फिर जैसे डायबिटीज है तो इसमें नो शुगर और लेस सॉल्ट वाली डाइट लेते हैं। तो इस तरह से ये जो डाइट्स हैं ये हम लेते हैं, और इसमें कीटोजेनिक, मॉडरेट और लिबरल, ये 3 तरह की डाइट्स इसमें आती हैं। अब जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पर डिपेंडेंट डाइट होती हैं तो उनके टाइप्स क्या क्या होते हैं। एक होते हैं लो कार्ब लो कार्ब डाइट, जिसमें ऐसे डाइट को प्लान करना कि जिसमें जो फूड मटेरियल है वो सारे के सारे कैसे हैं, लो कार्बोहाइड्रेट वाले हैं। और इसका उपयोग जो है वो अक्सर वजन घटाने के लिए किया जाता है, और एटकिंग्स और कीटोजेनिक जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो इसमें ऐड किए जाते हैं। सेकंड है कीटोजेनिक डाइट, तो ये बहुत ही कम कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट होती है, लेकिन इसमें फैट हाई रहता है, और इसका उद्देश्य होता है कि जो बॉडी है इसको कीटोसिस की पोजीशन तक लेकर आना। फिर कम फैट वाले आहार, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कि जिसमें इस तरह के फूड लिए जाते हैं जिनमें फैट की क्वांटिटी बहुत लो होती है। और बहुत सारी जगह ऐसा लिया जाता है कि जहाँ पर प्रोटीन हाई डाइट ली जाती है, जैसे जो लोग बॉडी बिल्डअप करते हैं या ग्रोइंग चाइल्ड हैं, ग्रोइंग एज में हैं, तो इन सब में
जो प्रोटीन है उसकी हाई क्वांटिटी हो, इस तरह की डाइट ली जाती है। और पैलियो और डुक्कन जो डाइट होती है वो इसी डाइट के अंतर्गत आती है। अब हम देखेंगे लो कार्ब डाइट क्या होती है। तो जो लो कार्ब डाइट होती है वो बेस्ड होती है ऐसे फूड मटेरियल पर जिसमें कार्बोहाइड्रेट की वैल्यू बहुत ही कम हो, और वो जैसे एवोकाडो, बेरीज, वाटरमेलन, यहाँ पर ये कुछ उसके फ्रूट्स दिए गए हैं जो कि लो कार्ब्स के होते हैं। और इसमें जो प्रोटीन जो जिसमें रिच हो वो डाइट को इसमें शामिल किया जाता है। और इसका उद्देश्य अक्सर ये वेट लॉस करने के लिए इसी तरह की डाइट ली जाती है। लेकिन कुछ जो जैसे टाइप 2 डायबिटीज है या कुछ मेटाबॉलिक सिंड्रोम के जो है, इनको भी इस तरह की डाइट दी जाती है कि जिसमें कार्ब्स बहुत कम होते हैं। फिर इसमें क्या खाना चाहिए, तो इसमें इसका यूज बेनिफिट तो हमने पढ़ लिया। एक तो वेट लॉस में यूज होता है, ब्लड शुगर कंट्रोल होता है और बॉडी के इन्फ्लेमेशन कम होते हैं। अब इसमें प्रोटीन रहता है मैक्सिमम, हेल्दी फैट रहता है, और कुछ ऐसे वेजिटेबल्स रहते हैं कि जिनमें स्टार्च नहीं पाया जाता है। जैसे स्टार्च किसमें पाया जाता है? पोटैटो। पोटैटो का स्टार्च आप बिल्कुल देख सकते हैं। अगर उसको आप कुछ देर उसका छिलका हटा के और पानी में डाल के रखिए तो देखिए ऊपर स्टार्च की एक लेयर जम जाती है, या जब आप वो पानी हटाते तो वाइट वाइट स्टार्च निकलता है। तो इसमें ऐसे वेजिटेबल्स लिए जाते हैं जो स्टार्च के जिनमें स्टार्च नहीं होता, जैसे पालक, ब्रोकोली, कॉलीफ्लावर। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं वो इसमें यूज करते हैं। और कम कार्बोहाइड्रेट वाले फल लेते हैं, वो अभी हम लास्ट स्लाइड में देख चुके हैं। अब ये जो लो कार्ब डाइट है इसमें हमको क्या नहीं खाना चाहिए। तो जितने भी शुगरी फूड और ड्रिंक है, जैसे कोल्ड ड्रिंक है, बहुत अधिक शुगर जिसमें भी है, मतलब प्रोसेस्ड है शुगर से मान लीजिए, तो वो फूड जो है इसमें नहीं लेना चाहिए। फिर इसके साथ में कुछ चीजें जैसे रोटी, पास्ता, अनाज, तो इसमें जो वाइट होता है जिसको हम मैदा कहते हैं, वो चीजें इस या उससे बनी चीजों को इसमें अवॉइड करते हैं। स्टार्च वाली सब्जियां, आलू, मक्का, मटर, ये चीजें स्टार्च वाली सब्जियां होती हैं, इनको नहीं खाना चाहिए। फिर फलियां और बीन्स भी इसमें अवॉइड करते हैं। दूध, दही, ये चीजें इसमें अवॉइड करते हैं। अब इसके बेनिफिट क्या क्या है? तो इसके बेनिफिट फर्स्ट तो है वेट लॉस। वेट लॉस में जो भी जाता है तो वो कम कार्बोहाइड्रेट वाले डाइट को ही प्रेफर करता है, और ये वजन घटाने में बहुत इफेक्टिव होता है। और इसमें वजन जब घटाने पे हम आते हैं तो डाइट के साथ साथ वो कितनी कैलोरी है उस पर भी कंट्रोल करना पड़ता है कि कैलोरी वो अधिक ना हो। टाइप 2 डायबिटीज, मेटाबॉलिक सिंड्रोम के लिए ये डाइट बहुत अच्छी है, और इसमें बहुत कम कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो ये बॉडी की एक प्रोसेस होती है कीटोसिस प्रोसेस, उसको ये प्रमोट करता है, जिससे कार्बोहाइड्रेट चूंकि कम दे रहे हैं और बॉडी को एनर्जी की जरूरत है, तो बॉडी एनर्जी कहाँ से लेगी? फैट से लेगी। और फैट बर्निंग, जो डिपॉजिट फैट है वो बर्न होना शुरू हो जाएगा। तो ये कीटोसिस होता है, तो ये प्रोसेस शुरू हो जाती है। फिर अब जो कम कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट है वो किसकी, उसमें कौन कौन सी डाइट शामिल हो जाती है? कीटोजेनिक डाइट, पैलियो डाइट, साउथ बीच डाइट और डुकन डाइट। ये जो चारों डाइट होती हैं ये लो कार्ब्स वाली डाइट है। अब इसमें आप इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, बहुत सी डाइट ऐसी हैं कि जब हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के हिसाब से जाएंगे तो वो उसमें शामिल हो जाएंगी, और बहुत से मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं कि जब हम डाइट पैटर्न में जाएंगे, जैसे कीटोजेनिक है, तो अगर हम लो कार्ब डाइट में जाएंगे तो कीटोजेनिक डाइट इसमें शामिल हो जाएगी। और अगर कीटोजेनिक डाइट में हम जाएंगे तो उसमें लो कार्ब डाइट उसमें एड ऑन रहेगी। तो ये एक दूसरे के क्षेत्र को थोड़ा सा दखल अंदाजी देंगी, तो उससे कंफ्यूज मत होइएगा। क्योंकि दोनों की क्वालिटी वो है, उसमें सेम चीज को वो कंट्रोल कर रहे हैं, इसलिए वो उसके अंतर्गत आ रही है।
तो जो कीटोजेनिक डाइट है इसमें तो अभी हमने पढ़ा कि लो फैट होता लो कार्ब होता है, बहुत कम कार्ब पाया जाता है। और अभी हमने जब पहले मैक्रो न्यूट्रिशंस और माइक्रो न्यूट्रिशंस पढ़े थे, तब हमने ये पढ़ा था कि जो कार्ब्स होता है वो बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी देता है। तो अब इसमें जब हम लो कार्ब पे चले जाते हैं, तो कार्ब कम मिल रहा है तो बॉडी को एनर्जी कम मिलेगी। अब बॉडी को एनर्जी कम मिलेगी तो वो किससे लेगा? जो बॉडी में डिपॉजिट फैट है उसको बर्न करना चालू करेगा और उससे एनर्जी को लेना शुरू करेगा। फिर पैलियो जो है, इसमें वो ऐसे खाद्य पदार्थ माने जाते हैं कि जो अर्ली ह्यूमन में, जो पहले के मनुष्य खाते थे, वो उसी तरह के फॉर्म में हमको लेना है। और इसमें प्रोटीन, वेजिटेबल्स, नट्स, सीड्स, इन पर जोर दिया जाता है। साउथ बीच ये 2 स्टेप में होता है। फर्स्ट स्टेप में इसमें जो कार्ब्स होता है वो टोटली बंद कर देते हैं। फिर सेकंड स्टेप में धीरे धीरे कुछ लो कार्ब्स वाले जो खाने होते हैं वो देना शुरू करते हैं। डुकन डाइट जो होती है ये 4 स्टेप में होती है और ये हाई प्रोटीन से शुरू होती है और धीरे धीरे ये हर स्टेप पे चेंजेस होता है इसमें। अब साउथ बीच डाइट हम देखेंगे। साउथ बीच डाइट एक बहुत लो कार्ब वाली डाइट है और इसमें जो हेल्दी फैट होता है उसको लिया जाता है, उसके साथ ही सब्जी, साबुत अनाज, इन सबको लिया जाता है और ये स्टेप वाइज होती है। और इसमें ये किस पर, साबुत अनाज पर ज्यादा खाने को जोर देती है और ये लगभग 2 वीक का इसमें टाइम लिमिट रहता है। और जिसमें प्रोटीन, हाई फाइबर वाली जो वेजिटेबल्स होती हैं वो पहले शुरू में खाई जाती हैं और फिर धीरे धीरे फल, होल ग्रेन्स और कार्ब्स को भी शामिल किया जाता है। तो अगर टेंटेटिव एक इसका हम देखें कि ये किस तरह का डाइट प्लान रहता है, तो ये कैसे रहता है कि ब्रेकफास्ट में कोई भी ऐसी चीज रहती है जो लो कार्ब वाली हो, जैसे दही है, अगर कोई फॉर्म गार्डन की कोई चीजें हैं जो हाई फाइबर की होती हैं और लो कार्ब्स वाली होती हैं, वो फल ले सकते हैं। लो कार्ब्स के फल हमने अभी सब देख ही लिए हैं कौन कौन से हैं। फिर मॉर्निंग स्नैक में इसमें डार्क चॉकलेट को प्रेफर किया है। लंच में इसमें मशरूम सूप और ये सब चिकन, लेकिन जो वेजिटेबल पे जाते हैं तो उसमें भी बहुत सारी चीजें ऐसी मिल जाती हैं कि जैसे बहुत सारी अनाज भी ऐसे हैं जो लो कार्ब के होते हैं। तो इस तरह से ये पूरा एक डाइट प्लान होता है। ये चूंकि नॉन वेज के हिसाब से एक सैंपल है, ऐसा हम वेज का भी ले सकते हैं। अब ये कैसे काम करता है, तो जैसे हमने देखा कि ये स्टेप्स में काम करता है ना। तो इसके फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं कि धीरे धीरे कम से ज्यादा की ओर जाते हैं। तो फर्स्ट स्टेप जिसमें लगभग 2 वीक्स का टाइम ड्यूरेशन लेते हैं और इसमें से मैक्सिमम कार्ब्स को हटा दिया जाता है, जिससे कि जो बॉडी का फैट है वो तेजी से जलने लगे और उसकी जगह प्रोटीन, एग, फिश या हाई फाइबर वाली जो वेजिटेबल्स होते हैं उनको, या सीरियल्स होते हैं उनको लिया जाता है 2 वीक तक। उसके बाद जब सेकंड स्टेप आता है तो कुछ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जैसे होल ग्रेन है, फल है, बीन्स है, इनको धीरे धीरे खाने में फिर से शामिल किया जाता है। और थर्ड में आप सामान्य, जो हम एक बैलेंस डाइट कहते हैं, या आप अगर कुछ कोई बीमारी से आप प्रॉब्लम है किसी को, तो वो परफेक्ट डाइट किसको आराम से लेके कैरी कर सकता है। तो ये लगभग 4 हफ्ते की, मतलब 1 हफ्ते की ये डाइट होती है। अब जो साउथ बीच डाइट है इसमें कम फैट वाले प्रोडक्ट लेते हैं और ऐसा फैट लेते हैं कि जो हेल्दी हो। तो वो किसमें मिलेगा? एवोकाडो, नट्स, जैतून के तेल, इन सब में ये चीज पाई जाती है। साथ ही इसमें कार्बोहाइड्रेट फिर कौन से ऐड ऑन करते हैं हम? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, कि जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स मतलब GI कम होता है। जब ये GI कम होता है तो ये जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं
ये अचानक से ब्लड में बहुत अधिक मात्रा में शुगर को इंक्रीज नहीं करते हैं। और कार्बोहाइड्रेट को जो है वो एक तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो डाइजेशन जिनका धीरे धीरे होता है और धीरे धीरे ये ब्लड में शुगर को रिलीज करते हैं। और जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है वो जो है तेजी के साथ ब्लड में शुगर को रिलीज करता है, जिससे कि एनर्जी का लेवल तेजी से आगे बढ़ जाता है। अब इस डाइट में क्या खाना चाहिए और क्या ना खाना चाहिए। तो जो हमको खाना चाहिए वो लीन प्रोटीन, जैसे कि चिकन, टर्की, फिश, एग, इसमें मिलता है। फिर हेल्दी फैट एवोकाडो, नट्स, ऑलिव ऑयल में मिलता है। वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स भी इसमें ये ध्यान रखना है कि हमको वो वेजिटेबल लेना है जिसमें स्टार्च ना हो। और फिर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेस क्या हैं? होल ग्रेन, फ्रूट्स एंड लेग्यूम्स। ये सारे जो हैं इनको सेकंड चरण में, सेकंड स्टेप में हमको ऐड ऑन करना। अब इसकी लिमिट क्या है? इसकी लिमिट जो है कि जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है उसको अवॉइड करना है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट के सोर्स क्या क्या हो जाते हैं? चीनी, प्रोसेस्ड जो सीरियल्स होते हैं। और ये जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये क्या करते हैं कि ब्लड में शुगर को तेजी से बढ़ाते हैं। और इसके साथ ही सैचुरेटेड फैट जैसे कि बटर, रेड मीट, इनको भी लिमिटेड लेना है, बहुत अधिक मात्रा में नहीं लेना है। तो यहाँ पर ये सैचुरेटेड डाइट, साउथ बीच डाइट कंप्लीट होती है। एक डाइट और ले लें, कीटोजेनिक डाइट, क्योंकि ये सब को रिलेटेड है। तो जो कीटोजेनिक डाइट है ये एक ऐसी डाइट है कि जिसमें फैट जो है वो, लेकिन ये हेल्दी फैट है ना, हेल्दी फैट 75%, प्रोटीन 20%, लेकिन कार्ब्स जो है वो मात्र 5% होते हैं। और ये इनका उपयोग बच्चों में जो एक एपिलेप्सी होती है जिसको हम मिर्गी भी कहते हैं, उसके इलाज के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। और ये वेट लॉस में इसका मेन यूज किया जाता है। अब ये काम कैसे करती है कि जो हम फूड लेते हैं उसका जो कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट होता है वो हमारी बॉडी क्या करती है कि ये कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती है। और ये ग्लूकोज क्या होता है, ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी के हर एक सेल में सप्लाई होता है। और जब ये हर जगह सप्लाई होता है तो ये न्यूरॉन्स में भी सप्लाई होता है। तो न्यूरॉन्स में ये ग्लूकोज जो ब्रेन के फंक्शन है उनको इम्प्रूव करता है। लेकिन अगर मान लीजिए जो खाना हम खा रहे हैं, डाइट ले रहे हैं, उसमें लो कार्ब्स है, तब क्या होगा कि जो लीवर है वो क्या करेगा कि फैट को फैटी एसिड और कीटोन बॉडी में परिवर्तित कर देगा, डेवलप कर देगा। ठीक है, और उसके बाद ये ब्रेन में लेके जाएगा। तो ग्लूकोज का जो सोर्स है वो वहां पर थोड़ा सा कम हो जाएगा। और जब वहां पर कम होगा तो बॉडी में एनर्जी का लॉस या कम एनर्जी फील होगी। और उस समय क्या होगा कि जो लीवर ने फैट को फैटी एसिड और कीटोन बॉडी में कन्वर्ट किया है, ये क्या करता है कि ये कीटोसिस की प्रोसीजर बॉडी में शुरू करता है। और वो कीटोसिस की जब प्रोसीजर शुरू होती है तो एनर्जी के लिए बॉडी क्या करती है कि उसमें जो डिपॉजिट फैट है उसको बर्न करना शुरू करती है। और ये डिपॉजिट फैट कम होता जाता है। और ये जो कीटोसिस जब ब्लड में आता है तो जो मिर्गी के दौरे एपिलेप्सी होती है उसके उसके ड्यूरेशन को कम करता है, उसका जो समय पीरियड है उसको कम कर देता है। तो इसीलिए उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल माना जाता है। और साथ ही ये जैसे कॉन्स्टिपेशन है और इसके कुछ इफेक्ट्स, क्योंकि इसमें फाइबर भी कम हो गया है,
तो हो सकता है कि लंबे समय तक अगर ये डाइट लें तो कॉन्स्टिपेशन, हाई कोलेस्ट्रॉल, डेवलपमेंट कम हो जाए, एसिडोसिस और किडनी स्टोन, ये प्रॉब्लम्स, इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं जब ये बहुत लंबे समय तक लेते हैं, क्योंकि ये हमको एक औषधि के रूप में लेना है। फिर लो फैट अगर हम देखते हैं तो लो फैट में क्या क्या आ जाएंगे, फ्रूट, वेजिटेबल, एग का वाइट वाला पोर्शन, होल ग्रेन, लेग्यूम्स, लो फैट डेयरी जैसे कि फैट फ्री योगर्ट या स्किम मिल्क, और इसमें अवॉइड क्या क्या करना है, बटर, एवोकाडो, नट एंड सीड्स, फुल फैट डेयरी, क्योंकि इसमें फैट की मात्रा अधिक रहेगी। तो जब हम लो फैट डाइट पर आते हैं तो ये हमारे पास सिलेक्शंस होते हैं कि उसमें जितने भी हाई फैट वाले फूड फूड टाइप हैं उनको कम करना, अवॉइड करना, और जो लो फैट वाले फूड्स हैं उनको अपने खाने में शामिल करना। तो ये जो लो फैट वाले हैं इसको भी मोस्टली वेट लॉस के लिए यूज किया जाता है, और ये उसके ही बहुत सारे टाइप हैं कि लो, दो तरह के भोजन हो सकते हैं, लो फैट लो कार्ब वाला, लो फैट हाई कार्ब वाला, और लो कार्ब हाई फैट वाला। तो इस तरह का डिपेंड करता है कि हम खाने में क्या क्या ले रहे हैं। तो इस तरह से इसको चेंज करके लो फैट डाइट प्लान आप बना सकते हैं। अब उसमें लो फैट हाई कार्ब्स कर सकते हैं, लो फैट लो कार्ब्स कर सकते हैं, लो फैट लो प्रोटीन कर सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि उस इंडिविजुअल जिसके लिए आप ये डाइट प्लान कर रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। अब हाई प्रोटीन डाइट ये लास्ट लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा स्माइल करके तो बोलिए, मैं भी जान रही कि थोड़ा सा टफ हो रहा है ना। तो हाई प्रोटीन डाइट जैसे कि आपको इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें वो जो टाइप्स ऑफ फूड लिए जाएंगे जिनमें प्रोटीन की वैल्यू अधिक है या अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। अब ये कौन लेगा, जिनको मसल से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जो ग्रोइंग एज में है, जैसे बच्चे हैं, जिनकी बॉडी में डैमेज बहुत अधिक हो रहा है, तो उन सभी लोगों को हाई प्रोटीन डाइट देते हैं। हाई प्रोटीन डाइट में अक्सर जो होल ग्रेन आते हैं, एग आते हैं, कई तरह का मीट आता है, डेयरी प्रोडक्ट आते हैं। फिर उसके अलावा हाई प्रोटीन में मूंगफली आ जाएगी, बहुत सारी तरह की दाल आती हैं, चने आते हैं तो ये सारी चीजें जो हैं ये हाई प्रोटीन डाइट में आ जाएंगी। अब जो हाई प्रोटीन डाइट के सोर्स हैं वो क्या क्या हैं, तो जैसे हमने देखा कि मीट, फिश, सी फूड, एग, डेयरी प्रोडक्ट, लेग्यूम्स, सोया प्रोडक्ट, नट एंड सीड्स, ग्रेन, ये सारी चीजें जो हैं ये हाई प्रोटीन का सोर्स है। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये एक तो बैलेंस डाइट, हाई प्रोटीन को जब हम लेते हैं तो अगर मान लीजिए वो ग्रोइंग चाइल्ड है तो उसके लिए जो प्रोटीन सोर्स अगर हम देते हैं अधिक, तो वो उसके लिए एक बहुत अच्छा फूड, गुड फूड साबित होगा। इस प्रोटीन डाइट के साथ हमको क्या क्या और शामिल करना चाहिए, फ्रूट्स, वेजिटेबल, होल ग्रेन्स, ये सारी चीजें बैलेंस डाइट की तरह हमको शामिल इसमें करना चाहिए। हेल्थ कंडीशन को ये इम्प्रूव करेगी क्योंकि ये बहुत सारी ऑर्गन्स को रिपेयर करती है, बिल्डिंग ब्लॉक्स हम इसको कहते हैं, तो ये बिल्डअप करती है, रिपेयरिंग करती है, तो ये हमारी बॉडी की हेल्थ कंडीशन को इम्प्रूव करेगी। फिर इंडिविजुअल नीड, अगर किसी व्यक्ति को अधिक प्रोटीन की जरूरत है, जैसे कि सपोज वेट लिफ्टर है, बॉडी बिल्डर है, तो इस कंडीशन में उनको एक्स्ट्रा मसल्स की जरूरत होती है, और वो एक्स्ट्रा मसल्स कैसे ग्रो होंगी, जब वो एक्स्ट्रा प्रोटीन लेंगे। तो इंडिविजुअल हेल्थ गोल को देखते हुए वो इसे यूज कर सकते हैं, और इसके बेनिफिट वही हैं कि जो बॉडी बिल्डर है ये, जैसे कि हाई प्रोटीन जब डाइट लेते हैं ना, जब वेट लॉस करते हैं ना, तो लो कार्ब्स लेते हैं। तो लो कार्ब्स के साथ जब हम, क्या होता है कि चूंकि
एनर्जी कम हो रही है, तो उसके साथ यदि हम हाई प्रोटीन लेते हैं तो हमारे मसल सेफ होते हैं। अदरवाइज क्या होता है कि मसल्स जल्दी वीक होने लगते हैं। चलिए वीगन डाइट से हम नेक्स्ट में करते हैं। तो इसमें इस चीज का आप ध्यान रखें, ये तो मैं आपको डिटेल में पढ़ा रही हूँ इसलिए इतना सारा है। अदरवाइज जो कॉन्सेप्ट ऑफ फूड है उसमें आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लिखना है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के हिसाब से क्या क्या डाइट होती है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के हिसाब से क्या क्या डाइट होती है, और किस डाइट का क्या यूज होता है ना। और इसका उपयोग आप जो हमने एक औषधि या एक मेडिसिन के रूप में भी आप बता सकते हैं। जैसे बहुत सारी डाइट को हम बोल रहे हैं ना कि भाई हाई बीपी में ये डाइट लेना चाहिए, तो उस तरह से भी आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, चलिए किसी के क्वेश्चन हो सेकेंड ईयर में से तो वो पूछ सकते हैं। मैम आपने ड्यूकन डाइट के बारे में बताया हैंड था। रेस करें, हैंड रेस करें, क्योंकि एक साथ माइक बोलते ना दिक्कत हो। जी स्वाति जी। मैम एक आपने ड्यूकन डाइट के बारे में बताया था, वो एक बार दोबारा से बता सकते हैं? उसमें था पैलियो डाइट, साउथ बीच डाइट और एक ड्यूकन डाइट करके था। हाँ, मैं उसकी स्लाइड बता देती हूँ। ये है ना, ये भी शायद बाद में डिटेल में है, तो फिर आप और देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट किसी का क्वेश्चन और है? मैम अभी तो इसको पढ़ के समझना पड़ेगा, अभी तो बस ऊपर से निकल गया। नहीं, इसमें देखिए आपको बहुत डाइट के जो नाम है उसमें आपको बहुत इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। ये